विद्यार्थियों, मैं नवनीत श्रीवास्तव। कल हमने संविधान का निर्माण, संविधान का विकास, भारतीय संविधान का निर्माण एवं भारत का संविधान एवं शासन प्रणाली के अंतर्गत पढ़ाया था आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सिस्टम में आपको संविधान का निर्माण और संविधान का विकास आज से पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। और संविधान के विकास के लिए कौन कौन सी अधिनियमों को हमने लिया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने कल आपके वीडियो में बताया था 23 जून सन 1757 का प्लासी का युद्ध और 24 अक्टूबर 1764 का 22 अक्टूबर सन 1764 का बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ अधिनियम बनाए थे और उन अधिनियमों के द्वारा हमारे भारतीय संविधान का विकास हुआ है। उन अधिनियमों के कुछ प्रावधान हमने लिए हैं। तो कल हम मार्ले मिंटो सुधार तक पहुंच गए थे। आज का जो मुख्य अधिनियम है वो है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। हम यहाँ संविधान का निर्माण या संविधान का विकास यहाँ पढ़ रहे हैं। संविधान का विकास, विकास का मतलब है संविधान धीरे धीरे विकसित हो रहा है, सने सने संविधान बढ़ रहा है। आज 1919 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम पर हम चर्चा करेंगे। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। भारत सरकार या भारत शासन के उत्तरदायी स्वरूप के लिए, भारत शासन के उत्तरदायी स्वरूप को की कार्य योजना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को सौंपी थी। ब्रिटिश सरकार ने जब भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का निश्चय किया तो इसको कार्य रूप देने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को उत्तरदायित्व सौंपा गया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट को, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट को 1919 के अधिनियम में विधिक रूप में स्वीकार किया गया। इसको विधिक का मतलब वो लीगल रूप, कानूनी रूप, विधिक रूप में स्वीकार किया गया किसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को। यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने उत्तरदायी शासन को कार्यान्वित रूप देने के लिए जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट को 1919 के अधिनियम में विधिक रूप दिया गया। और यह 1919 का जो अधिनियम था, ये 1921 में लागू हुआ। ये कब लागू हुआ था? 1921 में लागू हो गया। यानी कि 1919 का जो अधिनियम था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या सुधार भी कहा जाता है। और इस रिपोर्ट के आधार पर, या इस रिपोर्ट को इनको क्यों दिया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना या उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा की थी और इस घोषणा को कार्य रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट को 1919 के अधिनियम में विधिक रूप प्रदान किया गया, विधिक रूप से स्वीकार किया गया, यानी कानूनी रूप से उसको स्वीकार कर लिया गया। अब बात आती है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को स्वीकार तो कर रही है, लेकिन ये अधिनियम लागू कब होता है? तो ये 1919 का जो अधिनियम था, ये पारित तो हो गया था, लेकिन लागू हुआ कब? इनकी रिपोर्ट के साथ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के साथ, जिसको विधिक रूप दिया गया था, इसके साथ 1921 में ये लागू हो। अब 1919 का जो अधिनियम लागू हो गया और ये जैसे ही ये अधिनियम लागू हुआ, तो इस अधिनियम के लागू होने के साथ साथ इसके कुछ प्रावधान आए। इसके प्रावधान आए, कौन कौन से प्रावधान थे इसके?
प्रावधान थे इसके सबसे पहला अगर प्रावधान की हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। एक लोक सेवा आयोग का सबसे पहले इसका पहला प्रावधान था एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखा गया। यानी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान होना चाहिए भारत में, तब जाकर के भारत में उत्तरदायी सरकार बनेगी। क्योंकि हमें इस बात को याद रखना है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो थी वो रिपोर्ट केवल भारत में उत्तरदायी शासन को कार्यान्वित रूप देने के लिए बनाई गई थी। और इस रिपोर्ट का पहला प्रावधान था कि भारत में यानी उत्तरदायी शासन देने के लिए भारत में एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखा गया। और आपको इस बात का हम सूचना दे देते हैं कि 1926 में भारत में पहला केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसको आज हम यूपीएससी की परीक्षा के रूप में देते हैं। संघीय लोक सेवा बाद में इसका नाम बदला गया, लेकिन 1926 में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन इसी रिपोर्ट के आधार पर कर दिया। यानी कि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि सेंट्रल पब्लिक कमीशन सीपीसी, सेंट्रल पब्लिक कमीशन केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। आयोग का गठन कर दिया गया। पहला प्रावधान हो गया 1919 के अधिनियम का, और ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का भी। दूसरा इसका जो प्रावधान था, या दूसरा इन्होंने जो प्रावधान दिया था, वो इन्होंने किया था, इस अधिनियम द्वारा निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। दूसरा, इस अधिनियम द्वारा ये हम 1919 के अधिनियम के प्रावधान या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रावधान पढ़ रहे। तो इस अधिनियम द्वारा निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। एक निर्वाचक मंडल बना दिया गया, और इस निर्वाचक मंडल में क्या हुआ था, इस निर्वाचक मंडल में क्या होता है, सिखों जो सिख, जिनको हम पंजाब प्रांत में सिख धर्म के अनुयायी थे, सिख, ईसाइयों, एंग्लो भारतीयों, यानी एंग्लो इंडियन, एंग्लो भारतीयों और यूरोपियों को पृथक निर्वाचक मंडल बनाए गए। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा जो निर्वाचक मंडल था, इसका विस्तार किया गया, और निर्वाचक मंडल का विस्तार करने के साथ साथ इस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए और एंग्लो इंडियन यानी कि एंग्लो भारतीयों के लिए और यूरोपियनों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया। यानी इनके चयन के लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल बनाया गया। निर्वाचक मंडल का आशय होता है कि हमको चुनेगा कौन। यदि हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में हमको जो वोट देने वाले होते हैं, मतदाता होते हैं, वो सब निर्वाचक मंडल कहलाते हैं, क्योंकि निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव संपन्न होते हैं।
तो इनके लिए, सिखों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल, यानी सिखों के लिए सिख वोट देंगे, ईसाइयों के लिए ईसाई वोट देंगे, एंग्लो भारतीयों के लिए एंग्लो इंडियन देंगे, और यूरोपियनों के लिए यूरोपियन ही मतदान करने के अधिकारी होंगे। इसलिए इसका विस्तार कर दिया गया था निर्वाचक मंडल का, और इस प्रकार से इसको पृथक पृथक करके इसका विस्तार किया गया था। अब तीसरा इसका प्रावधान जो आता है, और तीसरा प्रावधान है केंद्रीय स्तर पर, तीसरा प्रावधान इसका है केंद्रीय स्तर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी। ये जो प्रावधान है, हम ये बता रहे हैं आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या फिर 1919 के अधिनियम के प्रावधान क्या थे। तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन था? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को बनाया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी गवर्नर जनरल को बना दिया गया। तो अभी हमने इसके 3 प्रावधान देखे। एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखा गया और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। दूसरा हमने आपको बताया इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, जिसमें सिखों, यूरोपियनों, एंग्लो भारतीयों को और ईसाइयों को अलग से निर्वाचक मंडल इनके लिए बनाए गए थे। तीसरा है केंद्रीय स्तर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गवर्नर जनरल को बनाए गए, यानी सेंट्रल में जब देखा जाए तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो गवर्नर जनरल को बना दिया गया था। अगला इसका प्रावधान है चौथा, यानी कि सभी विषयों को 2 भागों में यानी केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय जितने भी विषय थे इनको 2 भागों में बांट दिया, केंद्रीय और प्रांतीय, अलग अलग इस प्रकार के विषय बना दिए गए थे। भारत में इसी अधिनियम के तहत हम ऊपर से लिखना प्रारंभ करेंगे। इसके प्रावधान ही हम और आगे बढ़ा देते हैं। 5वां प्रावधान है गवर्नर जनरल के जो गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद बनाई गई थी, कार्यकारिणी परिषद। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के जो 8 सदस्य थे, 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए। यानी 1919 का अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उस परिषद में कुल 8 सदस्य हुआ करते थे। और पहले क्या था, पहले जो सदस्य होते थे वो सभी के सभी यूरोपीय या इंग्लैंड से आए हुए लोग होते थे, ब्रिटेन के लोग होते थे। किंतु पहली बार इस अधिनियम के तहत ऐसा हुआ था कि भारत के भी इसमें 3 सदस्य सम्मिलित कर लिए गए थे। यानी 8 में से 3 सदस्य भारतीय और 5 सदस्य यूरोपियन हुआ करते थे। और इनको विभाग भी कौन कौन से दे दिए गए थे? इन सभी सदस्यों को जो विभाग दिए गए थे वो शिक्षा, जिनको यहाँ लिखेंगे अपन, जिनको शिक्षा, श्रम, उद्योग, शिक्षा विभाग इन सदस्यों को दिया गया था, श्रम विभाग इन सदस्यों को दिया गया था, और उद्योग इसके साथ साथ विधि
विधि जो कि महत्वपूर्ण विभाग होता है आदि विभाग सौंपे गए। यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत का शासन में उपस्थिति दिखाई दी थी। ब्रिटेन शासन में भारतीयों का हस्तक्षेप या वहाँ उनको कुछ अधिकार दिए गए थे 1919 के अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 8 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय थे और इन भारतीयों को विधि, शिक्षा, श्रम और उद्योग जैसे विभाग सौंपे गए थे। इसके बाद एक और इसमें प्रावधान था जो प्रांत के विषय थे, प्रांत के आरक्षित विषयों में, प्रांत के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप का अधिकार था। प्रांत के जो भी विषय हुआ करते थे या प्रांत के जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित का मतलब रिजर्व, उसके जो रिजर्व विषय हुआ करते थे उन विषयों में गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार था। हम आपको पूर्व में भी बता चुके थे इसको। तो गवर्नर जनरल को एक तरह से वीटो पावर भी था पूर्व के अधिनियमों के द्वारा, लेकिन 1919 के अधिनियम में प्रांत के जो भी विषय होते थे उन विषय में गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार दिया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर गवर्नर जनरल के अधिकारों से संबंधित, यानी गवर्नर जनरल को जैसे गवर्नर जनरल था उसको मांगों पर स्थगन करने का अधिकार या मांगों पर कटौती का अधिकार प्राप्त था। मांगों पर कटौती का अधिकार था। जो भी मांगें थी उन पर कटौती उसको करने का पूरा अधिकार था गवर्नर जनरल को। साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका, साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका का मतलब समझ में आता है आपको? सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका जो विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो विधि का पालन करती और करवाती है, और न्यायपालिका जो कि जुडिशरी होती है, न्याय करती है। तो यहाँ व्यवस्थापिका की बात करें जो विधि का निर्माण करती है। तो गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती का अधिकार था। साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत, यदि वो किसी भी बात से में सहमत नहीं है, अस्वीकृति देती है, तो इस अस्वीकृत प्रस्ताव को, यानी अस्वीकृत प्रस्ताव उसका है, केंद्रीय व्यवस्थापिका का कोई व्यवस्थापिका के द्वारा कोई किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो वह अध्यादेश जारी कर स्वीकृत कर सकता था। यानी गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बनाया गया था 1919 के अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा। यहाँ एक चीज़ और हमारे संविधान में आने वाली है जो हमने 1919 के अधिनियम से ली,
हमारा जो भारतीय संविधान है 1919 और 1935 के जो 2 अधिनियम थे, इन्हीं का प्रतिरूप या प्रतिबिंबित रूप कहलाता है। तो हमें इससे 1919 के अधिनियम से हमें ज़्यादा प्रावधान लेना है, जो कि हमारे संविधान में आज भी विद्यमान है। इन्हीं से हमारे संविधान का डेवलप हुआ और विकास हुआ। इसका अगला प्रावधान है केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बना दिया गया। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी, इसको द्विसदनीय बना दिया। इनमें 2 सदन का प्रावधान निश्चित कर दिया गया, एक केंद्रीय विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद, यानी कि केंद्रीय विधान सभा और दूसरी थी राज्य परिषद। इन दोनों में केंद्रीय विधानसभा इसको निम्न सदन माना गया और राज्य परिषद को उच्च सदन माना गया था। और इसका हमारे संविधान में, जो आज के संविधान में अगर हम इससे तुलना करें, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका को जैसे ही द्विसदनीय संस्था बना दिया गया, तो आज हमारे यहाँ भी 2 सदनीय संस्था है। एक हमारी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये उसी का प्रतिरूप है। केंद्रीय विधानसभा ये लोकसभा हो गई और राज्य परिषद ये राज्यसभा हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा को बनाया गया था निम्न सदन और राज्य परिषद को बनाया था उच्च सदन। निम्न सदन, आज हमारे यहाँ लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये इसी का प्रतिरूप थी। हमारे संविधान का हम विकास पढ़ रहे हैं और 1919 के अधिनियम से आज हमारे संविधान में भी ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। आज इनका विशेष महत्व है 1919 के अधिनियम का भारतीय संविधान में। हम पहले भी आपसे कह चुके कि 1919 का अधिनियम और 1935 का जो अधिनियम था, जे इसी के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण हुआ। हमारे संविधान में ये दोनों ही अधिनियम ज़्यादातर प्रतिबिंबित होते हैं, दिखाई देते हैं। आगे हम इसके प्रावधानों को और गति देंगे। इसमें राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। राज्य परिषद जो थी उसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। ये यहाँ 9वां पॉइंट आएगा 1919 के अधिनियम का, और ये कहेंगे राज्य परिषद का जो कार्यकाल था इसको बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया। और आज भी हमारे यहाँ जो भी चुनाव होते हैं, जितनी भी विधायी संस्थाएं हैं, इन सभी विधायी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का है, चाहे वो राज्य विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो। ले लिया था और इन समितियों में सार्वजनिक लेखा समिति जो थी, इन सार्वजनिक स्थायी समितियों में सम्मिलित कर लिया था। जैसे जो इसकी स्थायी समितियां थीं उनमें सम्मिलित कर लिया गया था, जैसे सार्वजनिक लेखा समिति और वित्त समिति। सार्वजनिक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, सार्वजनिक लेखा समिति, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी थी। और दूसरी थी वित्तीय समिति, वित्त समिति, वित्त समिति यानी कि ये फाइनेंशियल थी, फाइनेंशियल कमेटी। ये दोनों समितियों में यानी महत्वपूर्ण समितियां थी। इन समितियों में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया था या इनकी नियुक्ति की गई थी। साथ ही साथ
प्रांतीय स्तर पर 1919 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें प्रांतीय जो शासन था या उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए पहले 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत उन्होंने की थी। इस व्यवस्था में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने अपनाकर प्रांतीय सरकारों में पूर्ण स्थान दिया। यानी सबसे पहले उन्होंने द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए, उत्तरदायी शासन के लिए, और इसको प्रांतों में भी लागू कर दिया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जी ने। इस आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी की जो परिषद थी उसको दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। तो इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को अपना लिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, ये द्वैध शासन क्या होता है इसको समझ लो। द्वैध शासन, इसको दोहरा शासन भी कहते हैं, इसको दोहरा शासन भी कहा जाता है। द्वैध शासन, दोहरा शासन, ये दोहरा शासन होता क्या है? सामान्य तौर से जब बंगाल में द्वैध शासन आया सबसे पहले, उस शासन में अंग्रेज कंपनी के अधिकारी किस प्रकार से शासन करते थे? प्रांत में जो यहाँ का प्रांतपति होता था, देशी नरेश होता था, उसके और कंपनी के बीच में एक समझौता होता था। यानी ब्रिटिश सरकार का काम था लगान वसूल करना, संचार व्यवस्था, और जो बड़े बड़े काम होते थे वो सब ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर रखे थे। जबकि राज्य में शांति व्यवस्था करना, राज्य के लिए नागरिकों की जन सुविधाओं के लिए कार्य करना, ये सारी व्यवस्थाएं थी वहाँ के प्रांतपति की या देशी नरेश की। तो ये दोहरा शासन, पैसा ले जाए कंपनी के कर्मचारी और शासन यहाँ का लोगों की समस्याएं सुनने के लिए रह जाए यहाँ के प्रांतपति या फिर नरेश। तो इस व्यवस्था को दोहरा शासन कहा गया था, द्वैध शासन। कहीं आपने देखा ना कि पैसे का काम एक अलग सेक्शन में होता है और सारे काम एक अलग सेक्शन में होता है। व्यक्ति जहाँ पैसा देगा वहाँ काम करा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा एक दूसरे सेक्शन में और कार्य फिर दूसरे सेक्शन में। इसी को तो द्वैध शासन कहते हैं। ये हमने अंग्रेजों से सीखा है द्वैध शासन। तो यहाँ 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई और इस व्यवस्था में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने कैसे इसको कार्यान्वित किया, इसको हम देखेंगे प्रांतों में। तो इसको कार्यान्वित करने के लिए प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को दो भागों में बांट दिया गया। द्वैध शासन के द्वारा प्रांतीय जो कार्यकारिणी समिति थी उसको दो भागों में बांट दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था को अपनाया गया था प्रांतों में, और इसके अंतर्गत जो प्रांतों का शासन था या प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद थी उसको दो भागों में बांट दिया गया। यानी कि प्रांतीय कार्यकारिणी समिति को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांट दिया गया प्रांतीय कार्यकारिणी समिति को। और ये भाग कौन कौन से थे? पहले भाग में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य। पहला भाग गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य। ये पहला भाग था इसका, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य। और दूसरा जो था, दूसरे भाग में गवर्नर और मंत्रीगण थे। दूसरे भाग में
गवर्नर और मंत्रीगण। गवर्नर और उसके जो मंत्री हुआ करते थे, जो दूसरे भाग में आते थे, मंत्रीगण ये थे। यहाँ जो प्रांत थे, प्रांत के विषयों को भी दो भागों में बांट दिया गया था। प्रांतीय विषय जो थे, विषय दो भागों में बांट दिए गए। यानी कि प्रांतीय कार्यकारिणी समिति को दो भागों में बांटा गया सबसे पहले। इसके पश्चात ये दोनों समितियां कौन कौन सी थी? गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य, ये पहली समिति थी, और दूसरी थी गवर्नर और उसके मंत्रीगण। दो समितियों में बांट दिया गया था। अब प्रांत के लिए अलग अलग प्रकार से सभी विषयों को दो भागों में बांटा था। प्रांत के विषय सीधा सीधा ये था कि एक मलाई वाले विषय और एक गौड़ विषय, जिनको अपन कहें, इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, ऐसे विषय। और यहाँ गवर्नर जनरल को जो दिए गए थे वो अच्छे विषय दिए गए थे, और गवर्नर और मंत्रीगण वाली जो समिति थी उसको गौड़ विषय दिए गए थे। तो पहले भाग के जो विषय थे, इन्हें अनारक्षित विषय यानी रिजर्व्ड, आरक्षित विषय यानी रिजर्व्ड सब्जेक्ट, आरक्षित विषय, रिजर्व विषय। नंबर 1 रिजर्व, अनारक्षित, आरक्षित लिख दो इसको, आरक्षित विषय, ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे। आरक्षित विषय कौन कौन से थे, हम इसको लिखें, यानी सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून एवं व्यवस्था। आरक्षित विषय में कौन कौन से आते थे? सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून, वित्त, लॉ एंड फाइनेंस, ये आरक्षित विषयों में से थे। भू राजस्व, उद्योग, कृषि, इसके बाद भू राजस्व, उद्योग, कृषि, ये थे आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट इनको रखा गया था। ये विषय किस समिति के पास होते थे, कैसे इनका संचालन होता था? जिनका शासन गवर्नर अपनी अधिकारी परिषद के परामर्श से करता था, जिनका संचालन जब ये मालदार विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, तो इनका संचालन गवर्नर अपनी, उसकी जो स्वयं की समिति थी पहले वाली, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी जो सदस्य थे पहली समिति में, तो यही करते, कार्यकारी परिषद के परामर्श से करता था। गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से करता था। यानी महत्वपूर्ण विषय कानून आ गया, वित्त आ गया, भू राजस्व आ गया, उद्योग यानी इंडस्ट्री आ गया, कृषि यानी एग्रीकल्चर आ गया, भू राजस्व को लैंड रेवेन्यू कहते हैं, ये वित्त हो गया, फाइनेंस है, कानून हो गया। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ये सारे जो सब्जेक्ट थे ये रिजर्व सब्जेक्ट थे, और इनको गवर्नर जनरल अपनी जो मुख्य उसकी परिषद थी, सलाहकार परिषद थे या कार्यकारिणी परिषद की सलाह से इसको संपन्न करता था, इन 5 विषयों को। इसके बाद आता था, हाँ एक चीज़ और आती है इसमें, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसके बारे, इसका भी अपनी स्थिति समझ लो कि इसकी स्थिति क्या थी। यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद,
परिषद, कार्यकारी परिषद विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इतने विषय, महत्वपूर्ण विषय लेने के बाद भी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके प्रति ये उत्तरदायी नहीं थी। आगे इसमें हम देखेंगे हस्तांतरित विषय। ये तो हो गए थे सबसे पहले आरक्षित विषय, और अब आते हैं हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित का मतलब होता है हैंड ओवर, हम और किसी को दे दें। चलने फिरने वाले विषय, कभी इसके पास कभी उसके पास, ये स्थायी विषय यहाँ हो गए थे। तो हस्तांतरित विषयों में कौन कौन से विषय थे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहलाते हैं जी। हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ये विषय कौन कौन से थे? इसमें गैर महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे स्थानीय स्वशासन, स्वच्छता, स्वास्थ्य इत्यादि। जो विषय थे हस्तांतरित विषय, ये विषय होते थे गैर महत्वपूर्ण विषय। गैर महत्वपूर्ण विषय जैसे स्वच्छता, ये विषय दे दिया गया था। हस्तांतरित ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट थे उसमें स्वच्छता का विषय दे दिया गया था। इसके साथ साथ स्वशासन, स्वास्थ्य यानी स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन और स्वास्थ्य, ये विषय गैर महत्वपूर्ण विषय थे और ये दे दिए गए थे, दूसरे विषयों में रखे गए थे इनको। और इनका संचालन, ये विषय थे स्वास्थ्य आदि, जिनका संचालन गवर्नर भारतीय परिषद के जो मंत्री थे या भारत से जो मंत्री बनाए गए थे उनके सलाह से करता था। यानी भारतीय मंत्रियों के परामर्श से इन विषयों का संचालन गवर्नर जनरल करता था। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। इसके बाद और ये मंत्रीगण क्या होते थे? ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। यहाँ लिख ही देते हैं अपन, जिनका संचालन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से कर सकता था, सलाह से करता था। और यह मंत्रिपरिषद ये मंत्रिपरिषद जो होती थी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी थी। यह मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। यानी जिनको मालदार विषय दिए गए, जो अच्छे विषय, महत्वपूर्ण विषय दिए गए थे, इन विषयों का संचालन करने वाली गवर्नर जनरल की जो समिति होती थी, कार्यकारी परिषद, ये कार्यकारी परिषद का काम था संचालन करना महत्वपूर्ण विषयों का, और साथ ही साथ ये व्यवस्थापिका के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं थी, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी। जबकि जो गौड़ विषय थे, महत्वहीन विषय थे, गैर महत्वपूर्ण विषय रखे गए थे, हस्तांतरित विषय थे, इन विषयों को भारतीय सरकार के जो मंत्री थे या भारतीय मंत्रियों की सलाह से इनका संचालन होता था। और भारत के जो
का जो मंत्री परिषद था ये व्यवस्थापिका के प्रति भी उत्तरदायी था, इनको वहाँ भी जवाब देना होता था। इसके साथ ही कुछ और प्रावधान थे 1919 के अधिनियम के। इस प्रावधान में अगला प्रावधान आता है मताधिकार में वृद्धि के साथ साथ मताधिकार में वृद्धि कर दी गई थी, लोगों को ज़्यादा मत देने का अधिकार मिला था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। सांप्रदायिक आधार पर जो मत दिए जाते थे इस निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, यानी हिंदुओं के आधार पर वोट, मुस्लिमों के आधार पर वोट, सिखों ईसाइयों के आधार पर मताधिकार दिया गया था। सांप्रदायिकता के आधार पर इसमें विस्तार किया गया था। एक और इसमें प्रावधान था महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल चुका था। यद्यपि हमने यहाँ आपको एक चीज़ और बताई थी, उसमें यानी राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था और महिला सदस्यों को उसमें नियुक्ति नहीं थी, किंतु इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिल गया था। प्रांतीय व्यवस्थापिका, जो प्रांत की व्यवस्थापिका होती थी, व्यवस्थापिका सभाएं किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी। कोई भी प्रस्ताव हो उसको वो प्रस्तुत कर सकती थी, किंतु उसे पारित होने के लिए गवर्नर की अनुमति आवश्यक थी। जैसे प्रांत में कोई व्यवस्थापिका है, वो कोई प्रस्ताव को पारित तो कर सकती थी, लेकिन प्रस्ताव तभी वैध रूप ग्रहण करता था जब गवर्नर जनरल उसको स्वीकृति या अनुमति दे देते थे। प्रस्तावों को अस्वीकार करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रांतीय परिषदों को नहीं, इसका अस्वीकार करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। साथ में प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषदों की संज्ञा भी दी जाने लगी थी। प्रांतीय जो परिषद थी उनको विधान परिषदों की संज्ञा दी जाने लगी थी। और बस इसी के साथ हमारे संविधान निर्माण के लिए 1919 के जो हमने प्रावधान लिए हैं अधिनियम के, वो पूरे हो जाते हैं। अगला हम कल देखेंगे या अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे संविधान निर्माण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं। 1935 की तो झलक भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी भारतीय संविधान 1919 और 1935 के अधिनियमों का मूर्त रूप है, प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, ऐसा कहा जाता है। नमस्कार।